Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज के इस तज्ज़िये में हम सीधा एक नहायत अहम और संजीदा मौजू पर आते हैं। घाना में होने वाली एक बेहद अहम तहकीक, एक ऐसी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यानी करीबी रिश्तों में होने वाले तशद्दुद की असल जड़ और उसके असबाब को बेनकाब करती है। हम आदाद और शुमार के ज़रिए समझेंगे कि आखिर ये मसला इतना आम क्यों है और सबसे ज़रूरी बात, इस तहकीक से आगे के लिए क्या रास्ते निकलते हैं। अगर हम आलमी सतह पर देखें तो हकाइक सच में चौंका देने वाले हैं। दुनिया भर में 35%, जी हाँ 35% ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर करीबी शराकतदार या किसी और की जानिब से जिनसी तशद्दुद का शिकार होती हैं। ये सिर्फ एक आम सा नंबर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ये मसला हकीकत में कितनी बड़ी सतह पर फैला हुआ है। लेकिन इस डेटा के समंदर में उतरने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जिसे आम तौर पर IPV कहा जाता है, उसकी ठीक ठीक वजाहत कर लें। तहकीक करने वालों ने इस बदसलूकी को 4 मखसूस हिस्सों में बांटा है: जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़बरदस्ती, जज्बाती या नफ्सियाती बदसलूकी और माशी दबाव। इस वजाहत को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे चलकर हमारी बुनियाद बनेगी। तो इस सफ़र में हम जिन अहम पहलुओं को कवर करेंगे, उनमें IPV की वुसअत, घाना की मखसूस तहकीक, तशद्दुद का पैमाइशी जायज़ा, ख़तरे के असबाब, तालीम की अहमियत और मुस्तक़बिल के हल शामिल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं IPV के आलमी और इलाक़ाई फैलाव के जायजे से। जब हम ख़ास तौर पर अफ्रीका के खित्ते को देखते हैं तो IPV और दीगर जिनसी तशद्दुद की शरह 45.6% यानी 45.6% की निहायत बुलंद और फ़िक्रमंद सतह तक जा पहुंचती है। ये आदाद शुमार इस खित्ते को दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों की फहरिस्त में शामिल करते हैं, और दरअसल यही वजह है कि इस पर मज़ीद और गहरी तहकीक की अशद ज़रूरत महसूस की गई। अब ज़रा बढ़ते हैं ठीक उस जगह जहाँ ये अहम तहकीक मुकम्मल की गई, यानी घाना की बेसलाइन स्टडी और उसके तरीक़े कार की तरफ। मशहूर और मोतसिम PLOS 1 जर्नल में शाया होने वाली इस तहकीक में 18 से 49 साल की 2000 ख़वातीन के रैंडम इंटरव्यूज़ किए गए। मकसद बिल्कुल साफ था: किसी भी किस्म की फलाही मुहिम शुरू करने से पहले इन देही इलाकों के ज़मीनी हकाइक और असल हालात को ठीक ठीक समझना। इस डेटा में दरअसल एक बहुत ही गहरा इंसानी पहलू छुपा है। इन ख़वातीन में एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिनकी कभी कोई रस्मी तालीम नहीं हुई थी, और इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि 1/3 से ज़्यादा आबादी को घर में खुराक के शदीद कमी का सामना था। ये स्टेटिस्टिक्स वाज़े करते हैं कि तशद्दुद का शिकार होने से पहले ही ये आबादी कितनी शदीद बुनियादी कमज़ोरियों और मुश्किलात का शिकार थी। यहाँ से हमारा रुख होता है उन ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ जहाँ इस तशद्दुद का बाकायदा जायज़ा लिया गया। अगर इन ख़वातीन की मुकम्मल ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो 50.9% यानी आधे से ज़्यादा ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी IPV बर्दाश्त किया था। इनमें से तकरीबन 40% ऐसी थीं जिन पर ख़ास तौर पर जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद हुआ। ये बिल्कुल भी मामूली आदाद व शुमार नहीं है। और अगर हम इसे थोड़ा और जूम इन करें, सिर्फ पिछले 12 यानी 12 महीनों की बात करें, तो 10% से ज़ायद ख़वातीन को निहायत संगीन वाक़यात का सामना करना पड़ा, जैसे कि धक्का दिया जाना, थप्पड़ मारना या ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुकात कायम करना। ये हालिया वाक़यात का डेटा इन ज़मीनी हालात की पूरी तस्वीर कशी करता है। लेकिन ये सब आखिर क्यों होता है? इसके असबाब या रिस्क फैक्टर्स को समझना बुनियादी अहमियत का हामिल है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, आखिर वो कौन से छुपे हुए अवामिल हैं जो स्टैटिस्टिकल तौर पर इस तशद्दुद की असल वजह बनते हैं? इसका जवाब ढूंढना पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि मसले को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से ठीक किया जा सके। तहकीक से एक बिल्कुल वाज़ेह जवाब मिला: शराकतदार का शराब पीना या बेवफाई करना इन हालात में आँख पर तेल का काम करता है। डेटा बताता है कि ऐसी सूरत में पिछले 1 साल के दौरान जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का खतरा दुगना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये साफ दिखाता है कि एक पार्टनर के तबाहकुन रवैये दूसरे के लिए कितने ख़तरनाक साबित होते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بنیادی خطرات سامنے آئے، جیسے کسی معذوری کے ساتھ زندگی گزارنا آئی پی وی کے خطرے کو 2.3 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر ہم نسل در نسل چلنے والے ٹراما کی بات کریں، جیسے بچپن میں اپنی ماں پر ہونے والے تشدد کو دیکھنا، تو یہ آگے چل کر خود آئی پی وی کا نشانہ بننے کے خطرے کو تقریباً دوگنا کر دیتا ہے۔ بچپن میں جنسی زیادتی کا شکار ہونا اس رسک میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ سارے نمبرز تشدد کے ایک خطرناک نسلی چکر کی کھلی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن ان تلخ حقائق کے درمیان ایک بہت مضبوط روشنی کی کرن بھی ہے، اور وہ ہے تعلیم، جو ایک ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اور یہ بات ڈیٹا سے ایسی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی رسمی تعلیم نہ ہو تو تشدد کا خطرہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، لیکن وہیں اگر سینئر ہائی سکول یا اس سے آگے کی تعلیم مکمل کر لی جائے تو انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کا سامنا کرنے کا خطرہ یکدم 49% تک گر جاتا ہے، یعنی تقریباً آدھا۔ خواتین کے حقوق اور بااختیار بننے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخر تعلیم اتنی مؤثر ڈھال کیوں ثابت ہوتی ہے؟ دراصل رسمی تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ معاشی محتاجی کو ختم کرتی ہے اور ایسے شعور کو بیدار کرتی ہے جس سے برابری کے رشتے قائم کیے جا سکیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو تعلیم دو لوگوں کے درمیان طاقت کے توازن کو ٹھیک کرتی ہے، جس سے آگے چل کر بدسلوکی کی گنجائش آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے۔ تو اب جب کہ حقائق ہمارے سامنے ہیں، آگے کا راستہ اور مستقبل کی منصوبہ بندی کیسی ہونی چاہیے؟ سارا ڈیٹا دیکھنے کے بعد ایک بات تو بالکل طے ہے، صرف آگاہی دینا ہی کافی نہیں ہے۔ مستقبل میں بننے والی کسی بھی پالیسی یا فلاحی کام کو نفسیاتی مسائل جیسے ڈپریشن پر لازمی توجہ دینی ہوگی۔ جو خواتین معذوری کا شکار ہیں، ان کی مخصوص ضروریات اور مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا، اور سب سے اہم بات، بچپن کے ٹراما والے اس چکر کو توڑنا ہوگا تاکہ رشتوں میں جو طاقت کا غیر فطری اور غیر برابر توازن ہے اسے جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ ان حقائق اور تعلیم کی اصلاح جواب حفاظتی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نہایت اہم سوال دماغ میں آتا ہے۔ ہم آخر اپنے معاشرتی اور تعلیمی نظاموں کو اس طرح کیسے ڈھال سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کے اس صدیوں پرانے چکر کو ہمیشہ کے لیے توڑا جا سکے؟ ڈیٹا نے تو اپنا راستہ واضح کر دیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس راستے پر چلنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.